हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग बीए 5th सेमेस्टर में हो और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आज की वीडियो में मैं सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति का 100 एमसीक्यू बताने वाली हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए। तो जिस जिस यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पेपर होने वाला है, ओएमआर शीट पर पेपर होने वाला है, उन बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज हैं इस बार ओएमआर शीट पर ही पेपर लेने वाली हैं। तो सोशियोलॉजी पेपर नंबर 2 5th सेमेस्टर के लिए मैं आज 100 एमसीक्यू बताने वाली हूँ, जो आपकी टोटल 8 यूनिट्स का निचोड़ है। अगर आप ये एमसीक्यूज को तैयार कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू इसी वीडियो से इस बार आपके एग्जाम में हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ है। तो सामाजिक अनुसंधान का क्या अर्थ है? समाज के व्यवहार का अध्ययन करना, या व्यक्ति के मन का, या अर्थव्यवस्था का, या राजनीति का। तो सामाजिक अनुसंधान, देखिए सोशल रिसर्च, इसका मतलब होता है समाज के व्यवहार का अध्ययन करना। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नए सिद्धांत बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखिए, आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान किस पर आधारित होता है? तो देखिए, जो सामाजिक अनुसंधान है ये तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? तो सामाजिक अनुसंधान का जो पहला चरण होता है वो होता है समस्याओं की पहचान करना। जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, पहले उनको पहचानना ही सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण होता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिकल्पना हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? तो परिकल्पना का मतलब होता है अनुमान लगाना या संभावित समाधान करना। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब परिकल्पना का मतलब अनुमान लगाना, भी केवल ऑप्शन में पूछे तो आप उसी को टिक कीजिएगा क्योंकि इसका मतलब ही अनुमान लगाना होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चनेयर बोलते हैं, किस प्रकार का साधन है? तो प्रश्नावली किस प्रकार का साधन है? तो देखिए, जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्च कर रहा होता है, वो जब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता है तो वो प्रश्नावली का यूज करके भी डेटा को कलेक्ट कर सकता है। तो जो प्रश्नावली होती है ना वो लिखित प्रश्नोत्तर होती है, यानी कि उसमें भरना होता है। अच्छा देखिए, आपकी जो 1 to 8 यूनिट्स हैं, यानी आपके सिलेबस में 8 यूनिट्स होती हैं, 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स, तो उसको हम अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें एक एक चीज़ के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। डेटा को कलेक्ट करने के जितने भी मेथड हैं उनके बारे में डिटेल में, क्वेश्चनेयर के बारे में, और सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अनुसंधान के बारे में। तो आप चेक कर लीजिएगा। आप यूनिट्स को पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए इजी होगा। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे प्रश्नावली किस प्रकार का साधन है तो ये लिखित प्रश्नोत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान का मूल गुण क्या है? तो इसका मूल गुण होता है तार्किकता, क्योंकि जो सामाजिक अनुसंधान है वो तार्किकता पर ही आधारित होता है, तथ्यों के आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, नमूना, जिसको सैंपलिंग बोलते हैं, नमूना चयन करने का क्या अर्थ है? तो नमूना चयन करने के बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। नमूना चयन का मतलब होता है ना जनसंख्या के कुछ प्रतिनिधियों का अध्ययन करना, मतलब कि जो भी चीज़ें होती है उसमें जल्दी जल्दी सैंपलिंग करके अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जनसंख्या के कुछ प्रतिनिधियों का अध्ययन करना नमूना चयन होता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस अध्ययन किस प्रकार का अनुसंधान है? तो जो केस अध्ययन यानी केस स्टडी होती है, ये किस प्रकार के रिसर्च के अंदर आएगा? तो ये गुणात्मक अनुसंधान में आएगा। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ना उसके अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो आंकड़ों के विश्लेषण के लिए माय डियर स्टूडेंट्स सांख्यिकीय विधियों का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए,
अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन का क्या अर्थ है? तो देखना या लिखना, देखना या समझना भी हो सकता है। तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब ही देखना, समझना, लिखना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण पद्धति यानी सर्वे मेथड उपयुक्त होता है? तो सर्वेक्षण पद्धति यानी जो सर्वे किया जाता है वो किस लिए उपयुक्त होता है? तो सर्वे मेथड का यूज तब किया जाता है जब पूरे ग्रुप का अध्ययन करना हो, पूरे ग्रुप की स्टडी करनी हो। तो समूह व्यवहार के अध्ययन के लिए सर्वे मेथड का यूज किया जाता है। समूह का मतलब ग्रुप होता है, तो जब पूरे समूह का अध्ययन करना होता है तो सर्वे को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलिडिटी यानी कि वैधता का क्या अर्थ है? तो वैधता मतलब सत्यता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलायबिलिटी या रिलायबल। तो विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, विश्वसनीयता मतलब होता है ना कि अगर दोहराया जाए डेटा जो भी हमने कलेक्ट किया है उसको फिर से हम देखें, दोहरा करके देखें, तो फिर से हमें वही रिजल्ट मिले, वही परिणाम मिले, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा डेटा रिलायबल है, जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, ये विश्वसनीय है। तो दोहराने पर समान परिणाम मिलना ही रिलायबल होता है, विश्वसनीयता होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी होती है? तो जो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है या आप नेचर कह सकते हैं, तो नेचर कैसा होता है? तो ये होता है वैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका मुख्य लक्षण होता है वस्तुनिष्ठ होना, मतलब कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठा क्या है इसके बारे में भी हम आपकी यूनिट्स में आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप देख कर तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स वाले बच्चों के लिए मैं बार बार कहती हूँ पूरी क्लासेस किया करें, यूनिट्स को पढ़ा करें, क्योंकि यूनिट्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो आपका MCQ होता है ना, ये सब आपके सिलेबस के अंदर से ही बन के आता है। जब आप अपनी 8 यूनिट्स को पढ़े रहते हैं ना, तो आपका वहीं से MCQ आता है। और ये जितना MCQ मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ, ये महासंग्राम क्लास है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें मैं आपके टोटल 8 यूनिट्स के इम्पोर्टेंट MCQs को बता रही हूँ, जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है। और हर साल यही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। टोटल 8 यूनिट्स का निचोड़ है आज का ये वीडियो। तो देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक अनुसंधान जिसको इंग्लिश में सोशल रिसर्च कहते हैं, उसका मतलब है तथ्यों की खोज करना। तथ्यों को खोजना ही सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब अनुसंधान तथ्यों की व्याख्या एवं कारणों की खोज करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब अनुसंधान तथ्यों और व्याख्या और कारणों की खोज करता है तो उसको विश्लेषणात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो विश्लेषणात्मक अनुसंधान क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जब तथ्यों, व्याख्या और कारणों की खोज की जाती है तो वही विश्लेषणात्मक अनुसंधान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जब शोधकर्ता किसी विषय को समझने के लिए प्रारंभिक रूप से अध्ययन करता है तो वो क्या कहलाता है? तो जब भी कोई शोधकर्ता है, जो रिसर्चर है, रिसर्च कर रहा है, तो वो किसी टॉपिक को समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए एकदम शुरुआत से स्टडी कर रहा है, तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे अन्वेषणात्मक यानी एक्सप्लोरेटरी अनुसंधान। तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान उसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अनुसंधान जिसको इंग्लिश में हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं, ये किस प्रकार का होता है? तो ऐतिहासिक जो अनुसंधान होता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये होता है, देखो हिस्टोरिकल का मतलब ही हो जाएगा जो अतीत से जुड़ा हो। तो अतीत की घटनाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो वो ऐतिहासिक अनुसंधान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणात्मक अनुसंधान में ध्यान किस पर दिया जाता है? तो गुणात्मक अनुसंधान को क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं
और इसमें जो ध्यान दिया जाता है वो मानवीय व्यवहार और मानवीय विचारों पर दिया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मात्रात्मक अनुसंधान यानी क्वांटिटेटिव। देखो, जब गुणात्मक होगा तो क्वालिटेटिव, और जब मात्रात्मक यानी मात्रा होगी तो क्वांटिटी। तो मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सांख्यिकी विधियों का यूज किया जाता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुलनात्मक अनुसंधान यानी कॉम्परेटिव रिसर्च का उद्देश्य होता है। तो तुलनात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है? तो तुलना का मतलब होता है ना कि दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ तुलना करना। तो जो तुलनात्मक अनुसंधान है उसका मतलब होता है दो या दो से अधिक जो स्थिति होती हैं उनकी तुलना करना, उनका कंपेयर करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? तो निष्पक्षता का अर्थ होता है कि कोई शोधकर्ता बिना पक्षपात के कार्य करता है, यानी किसी एक इंसान का फेवर लेकर काम नहीं करता, उसके लिए सब बराबर होते हैं। तो जो शोधकर्ता होता है किसी के पक्ष में होकर काम नहीं करता, बिना पक्षपात हुए काम करता है, तो वही निष्पक्षता होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो जो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है वो होती है अनुभवजन्य। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब अनुसंधान में आंकड़ों को मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब वह क्या कहलाता है? तब वह कहलाता है मात्रात्मक अनुसंधान। देखो, जो क्वेश्चन ही आपका आंसर दे रहा है, जब मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो वो मात्रात्मक अनुसंधान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान का मूल आधार क्या है? तो सामाजिक अनुसंधान का मूल आधार अनुभव और निरीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक अनुसंधान जिसको क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है मानव व्यवहार को समझना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मात्रात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पर आधारित होता है? तो ये संख्यात्मक आंकड़ों पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अन्वेषणात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अन्वेषणात्मक अनुसंधान का मतलब होता है नई समस्याओं की पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्णनात्मक अनुसंधान यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या किया जाता है? तो जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसमें किसी घटना या स्थिति का विस्तृत वर्णन, यानी इसमें इसका पूरा वर्णन किया जाता है, इसीलिए तो इसको कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। तो किसी स्थिति या घटना का पूरा विस्तृत वर्णन करने वाला जो रिसर्च है वो वर्णनात्मक अनुसंधान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में प्रयुक्त मुख्य स्रोत क्या है? तो ऐतिहासिक अनुसंधान में जो प्रयुक्त मुख्य स्रोत है ना वो दस्तावेज है, अभिलेख है, पूरा लेख है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पर होता है, मतलब अतीत की चीज़ों पर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रायोगिक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में शोधकर्ता क्या करता है? तो ये चर वेरिएबल को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ जितना भी क्वेश्चन बता रही हूँ बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को देख लीजिए, इसी वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी टोटल 8 यूनिट का निचोड़ है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है।
तुलनात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है। तो तुलनात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है विभिन्न समाजों या समूहों की तुलना करने के लिए। जब एक समाज को दूसरे समाज के साथ तुलना करना हो, एक ग्रुप को यानी एक समूह को दूसरे समूह के साथ तुलना करना हो, कंपेयर करना हो, तो वहाँ पर तुलनात्मक अनुसंधान का यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट देखिए, सहसंबंधीय अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में कोरिलेशनल रिसर्च कहते हैं। तो सहसंबंधीय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दो चर के बीच संबंध ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठा का क्या अर्थ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वस्तुनिष्ठा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है निष्पक्षता, यानी कि बिना किसी पक्षपात हुए काम करना, मतलब किसी का फीवर लेकर नहीं। जैसे कि कोई भी, जैसे अब मान लीजिए कि कोई टीचर ही क्लास में पढ़ा रहा है, पढ़ाते टाइम कोई उसके रिलेशन का बच्चा पढ़ रहा है, एग्ज़ाम में वो अपने क्लासरूम में टेस्ट ले रहा हो और अपने रिलेशन वाले बच्चे को वो क्या करे, बिना उसके अच्छे नंबर पे, मतलब बिना उसके अच्छे आंसर पे उसे फुल मार्क्स दे दे अगर, तो ये निष्पक्षता के विरुद्ध हो जाएगा। मतलब कि वो वहाँ पे वस्तुनिष्ठा नहीं आई, वहाँ पे वो एक इंसान का फेवर ले लिया। और अगर कोई भी उसके रिलेशन का हो, कोई भी हो, दोस्त का हो, किसी का भी फेवर न ले, सबके लिए बराबर काम करे, जो जैसा दिखाए अपना आंसर, जो जैसा लिखे अपने एग्जाम में उसको वैसे ही मार्क्स दे, उस बेस्ट पर दे, बिना पक्षपात हुए, तो वो वस्तुनिष्ठा है। तो वही होता है निष्पक्षता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान का वह प्रकार जो भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको भविष्यवाणी अनुसंधान कहते हैं। ये तो आपका ऑप्शन ही बता रहा है कि राइट क्या है, भविष्यवाणी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता यह है कि, तो एक विशेषता क्या है कि वह अनुभवजन्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान का कौन सा प्रकार क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर खोजता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान में मुख्य उपकरण क्या होता है? तो सामाजिक अनुसंधान जब किया जाता है उसमें मुख्य उपकरण है मनुष्य का मस्तिष्क। मतलब अच्छा स्किल्स वाला ही बंदा जो होगा, प्रोफेशनल होगा, अच्छी स्किल वाला होगा, पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, नॉलेजेबल होगा, मतलब ज्ञान होगा, तभी वो सामाजिक अनुसंधान कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में फील्ड वर्क यानी फील्ड वर्क का क्या तात्पर्य है? तो समाजशास्त्रीय अनुसंधान में फील्ड वर्क का क्या मतलब है? प्रत्यक्ष अनुभव से डेटा एकत्र करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तकनीक का प्रयोग कब होता है? तो इसका प्रयोग होता है गुणात्मक अनुसंधान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वे मेथड मुख्यतः किस प्रकार के अनुसंधान में आती है? तो सर्वे मेथड वर्णनात्मक अनुसंधान में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखते रहिएगा। फटाफट से हम आपके सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अनुसंधान की प्रकृति में कौन सी बात आवश्यक नहीं है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान की प्रकृति में पक्षपात आवश्यक बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग नीति निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड स्टडी और केस स्टडी किस प्रकार के अनुसंधान है? तो फील्ड स्टडी और केस स्टडी गुणात्मक अनुसंधान के अंदर आता है, मतलब ये गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी होती है? तो सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति होती है ना, वो सैद्धांतिक और अनुभवजन्य होती है। तो ये दोनों ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो अनुसंधान डिजाइन का मुख्य अर्थ होता है अनुसंधान की रूपरेखा या योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
अगला है अनुसंधान डिजाइन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसको अंग्रेजी में रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला है अनुसंधान डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अनुसंधान डिजाइन का मुख्य उद्देश्य होता है अनुसंधान की दिशा तय करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन के कितने मुख्य प्रकार माने जाते हैं? तो 5 प्रकार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है? तो किसी स्थिति का विवरण देना, क्योंकि देखो जब कोई चीज़ का, किसी घटना का, किसी स्थिति का बहुत ही विस्तार से वर्णन करना होता है, अनुसंधान करना होता है, वही वर्णनात्मक अनुसंधान है। तो किसी स्थिति का विवरण देना, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जब कारण प्रभाव संबंध ज्ञात करना हो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन का महत्व क्या है? तो अनुसंधान डिजाइन का महत्व है कि यह अनुसंधान को व्यवस्थित दिशा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइनों का उपयोग कब किया जाता है? तो जब विषय के बारे में कम जानकारी हो तब अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल आपके पेपर में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन का चयन किस पर निर्भर करता है? तो ये शोध के उद्देश्य और समस्या पर निर्भर करता है। शोध का जो उद्देश्य और समस्या होगी उसको देख करके इसका चयन किया जाता है कि कैसा हमें अनुसंधान डिजाइन चूज करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा अनुसंधान डिजाइन कैसा होना चाहिए? तो देखो जो अच्छा अनुसंधान डिजाइन होगा ना, वो सरल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अनुसंधान डिजाइन किसका खाका कहलाता है? तो ये अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अनुसंधान डिजाइन सबसे नियंत्रित होता है यानी कंट्रोल होता है? तो प्रयोगात्मक जो होता है ना, वो नियंत्रण हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन का चयन करने से पहले क्या आवश्यक है? तो देखिए अनुसंधान डिजाइन का चयन यानी उसको चूज करने से पहले कि मतलब हमें कौन सी अनुसंधान डिजाइन को चूज करना होगा, तो उससे पहले क्या आवश्यक होता है, जरूरी होता है? तो परिकल्पना का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अनुसंधान डिजाइन कारण और प्रभावों के अध्ययन में उपयोग होता है? तो प्रयोगात्मक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अनुसंधान डिजाइन का एक मुख्य तत्व क्या है? तो डेटा का संग्रह करना यानी डेटा को कलेक्शन करना भी अनुसंधान डिजाइन का एक मुख्य तत्व होता है। उसके अलावा परिणामों का मूल्यांकन करना यानी डेटा को कलेक्ट करने के बाद जितना भी रिजल्ट हमें मिलेगा उसका हम इवैल्यूएशन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद सैंपल का निर्धारण करेंगे। तो ये उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों ही अनुसंधान डिजाइन का एक तत्व होता है। तो ये तीनों ही जब है तो उपर्युक्त सभी, डी वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति का हिस्सा है? तो ये अनुसंधान की रूपरेखा का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्वेषणात्मक डिजाइन को और क्या कहा जाता है? तो इसको प्रिलिमिनरी डिजाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका होता है राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो अनुसंधान डिजाइन में देखिए शोधकर्ता की राय शामिल नहीं होती, बाकी ये तीनों चीजें शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान डिजाइन का मुख्य लाभ क्या है यानी कि अनुसंधान डिजाइन का फायदा क्या है, लाभ क्या? अच्छा, अनुसंधान डिजाइन के ऊपर भी हम डिटेल में क्लास अपलोड कर चुके हैं। आपकी जो प्लेलिस्ट है ना हमारे चैनल पर बनी हुई है, तो आप देख लीजिएगा।
अनुसंधान डिजाइन का लाभ यानी फायदा होता है कि यह अनुसंधान को वैज्ञानिक और संगठित बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, अनुसंधान डिजाइनों के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? तो डेटा संग्रह तकनीकों का चयन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अनुसंधान डिजाइन के अंतर्गत कौन सा काम आता है कि डेटा संग्रह की जो तकनीक होगी उसको चूज किया जाता है कि हम कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, किस तकनीक का यूज करके। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन के बिना अनुसंधान कैसा होता है? तो अनुसंधान डिजाइन के बिना जो अनुसंधान है वो कम नियंत्रित और भ्रमित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन का एक आवश्यक गुण क्या है? तो लचीलापन इसका एक आवश्यक गुण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन का अंतिम यानी लास्ट उद्देश्य क्या होता है? तो अनुसंधान डिजाइन का जो लास्ट उद्देश्य होता है वो होता है सटीक परिणाम प्राप्त करना, यानी एकदम सही और सटीक रिलायबल हम रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। जो शोधकर्ता होता है उसका अंतिम उद्देश्य अनुसंधान डिजाइन में यही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन में सैंपल डिजाइन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नमूना चुनने की योजना। तो अनुसंधान डिजाइन में सैंपल डिजाइन का मतलब होता है कि नमूना को चूज करने की योजना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो अनुसंधान डिजाइन का उपयोग सभी प्रकार के अनुसंधान में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए अनुसंधान जब किया जाएगा, रिसर्च जब किया जाएगा, तो चाहे जो रिसर्चर है, शोध करता है, किसी भी मेथड का यूज करके रिसर्च करे, सभी में अनुसंधान डिजाइन का उपयोग होता है हर एक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन का निर्माण कब किया जाता है? तो अनुसंधान की शुरुआत में, क्योंकि चूज करना होता है कि किस मेथड से हम यूज करके डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन की अनुपस्थिति में क्या समस्या होती है? तो इसमें अनुसंधान डिजाइन की जब अनुपस्थिति होती है तो क्या प्रॉब्लम सामने आएगी? जब अनुसंधान डिजाइन उपस्थित ही ना हो तो हमारा जो अनुसंधान होगा, जो हम रिसर्च करेंगे, वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डेटा संग्रह का क्या अर्थ है? तो डेटा संग्रह का मतलब होता है डेटा का संकलन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो डेटा के दो प्रमुख स्रोत हैं प्राथमिक और माध्यमिक, यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के दो स्रोत कौन से हैं? तो प्राइमरी, प्राथमिक को प्राइमरी और सेकेंडरी को माध्यमिक। तो प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, यानी कि प्राथमिक स्रोत और माध्यमिक स्रोत डेटा को कलेक्ट करने के दो प्रमुख स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक डेटा किसे कहते हैं? तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो शोधकर्ता स्वयं एकत्र करे, मतलब कि किसी भी चीज़ का अगर डेटा कलेक्ट करना है, जैसे किसी गांव में कितने पढ़े लिखे लोग हैं या किसी गांव के कितने लोगों की इनकम कितनी है, कितने वहाँ पे अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंटेज बच्चे हैं, कितने परसेंटेज लड़कियां हैं, लड़के हैं, या मतलब किसी भी प्रकार का डेटा कलेक्ट करना हो, लोग किसी गांव के लोगों की इनकम कितनी है, किस प्रकार का रोजगार वहाँ के लोग करते हैं, मतलब देखो किसी भी चीज़ का डेटा कलेक्ट करना हो सकता है। तो प्राथमिक डेटा वो होगा जो शोधकर्ता यानी जो रिसर्चर होगा खुद जाकर डेटा को कलेक्ट करेगा, तो वो उसका हो जाएगा प्राइमरी डेटा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक डेटा किसे कहते हैं? तो माध्यमिक डेटा, प्राइमरी डेटा, सभी के बारे में हम आपको डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके लिए, तो आप हमारे चैनल पर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो माध्यमिक डेटा वो होता है जो पहले से संग्रहित किया गया हो, पहले से कलेक्ट किया गया हो,
उसके बेसिस पे शोधकर्ता अगर फिर से डेटा को कलेक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, निष्कर्ष निकाल रहा है, तो वो माध्यमिक डेटा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी किसी चीज़ के लिए डेटा को कलेक्ट करना होगा, तो जो रिसर्चर है वो डायरेक्ट कहे कि नहीं मैं खुद ही डेटा को कलेक्ट करूँगा, वो जाएगा, जैसा भी उसको डेटा कलेक्ट करना होगा, किसी सोसाइटी में लोगों की कितनी इनकम है उसके बारे में कलेक्ट करना होगा, तो वो खुद जाएगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, सबसे पूछ पूछ के करेगा। वो किसी भी मेथड का यूज़ कर सकता है, और मेथड कितने हैं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब आपकी यूनिट्स को पढ़ा रही थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। और माध्यमिक डेटा क्या होता है कि जब कोई शोधकर्ता किसी चीज़ के बारे में शोध करने जा रहा है, रिसर्च करने जा रहा है, तो वो ये नहीं सोचता कि मैं डायरेक्ट चलूँ और अब शोध करना शुरू कर दूँ, डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दूँ। वो ये सोचता है कि जितनी भी पहले से इन चीज़ों के लिए डेटा कलेक्ट किए गए हैं, उन्हीं डेटा को मैं उठाऊँ और उसी से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करूँ, तो वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा, जो पहले से किसी और ने कलेक्ट किया होगा, फिर कोई और उसको यूज़ करके देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी वही हो जाता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक डेटा प्राप्त करने का एक सामान्य विधि क्या है? तो प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चनेयर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक डेटा का उदाहरण है? तो सरकारी जनगणना जो रिपोर्ट होती है वो सेकेंडरी डेटा यानी माध्यमिक डेटा का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। प्राथमिक डेटा का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो प्राथमिक डेटा जो होते हैं वो अभी तक कलेक्ट नहीं किए होते किसी ने। पहला लाभ तो ये हो गया, और दूसरा लाभ ये सटीक और रिलायबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, अद्यतन और सटीक होना। अद्यतन का मतलब पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है, सटीक मतलब रिलायबल है, विश्वसनीय है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक डेटा का एक मुख्य लाभ क्या होता है? तो प्राथमिक डेटा का एक मुख्य लाभ होता है कि ये जल्दी और सस्ते में मिलता है, क्योंकि ये पहले से कलेक्ट हो चुका होता है, तो इसको देखना, इसमें से निष्कर्ष निकालना आसान होता है, सस्ते में ये मिल जाता है और जल्दी हो जाता है। लेकिन ये कम रिलायबल होता है, और जो प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक डेटा होता है ना, वो ज़्यादा रिलायबल भी होता है। उसको डेटा को कलेक्ट करने में खर्च भी आते हैं, वो महंगा भी पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो माध्यमिक डेटा जो है प्राइमरी डेटा के तुलना में काफ़ी सस्ता होता है और जल्दी भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, माध्यमिक डेटा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी किन किन जगहों से माध्यमिक डेटा यानी सेकेंडरी डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। माध्यमिक डेटा को इंग्लिश में सेकेंडरी डेटा बोलते हैं और प्राथमिक डेटा को प्राइमरी डेटा, याद रखिएगा। और डिटेल में हम दोनों के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं सब कुछ। तो देखो, सरकारी प्रकाशन भी सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल है, अनुसंधान रिपोर्ट भी एग्जाम्पल है, इंटरनेट और पुस्तकें भी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये सब कुछ सेकेंडरी डेटा का एक अच्छा स्रोत है या एग्जाम्पल है। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक डेटा एकत्र करने में मुख्य कठिनाई क्या होती है? तो प्राथमिक डेटा यानी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में क्या कठिनाई होती है? तो देखिए, ये समय भी ज़्यादा इसमें लगता है और इसमें खर्च भी अधिक लगता है, तो ये महंगा भी है और साथ ही साथ ये टाइम भी ज़्यादा लेता है, तो ये एक्सपेंसिव होता है। जबकि जो सेकेंडरी डेटा है वो इकोनॉमिकल होता है, यानी सस्ता चीप होता है। तो प्राइमरी डेटा समय भी ज़्यादा लेता है, उसमें खर्चा भी ज़्यादा गिरता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, माध्यमिक डेटा की एक प्रमुख सीमा क्या है? सीमा का मतलब लिमिटेशन कह सकते हैं, या नुकसान या बुराई कह सकते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन पढ़ना होगा। यह तुरंत उपलब्ध नहीं होता, यह विश्वसनीय न भी हो सकता है, यह व्यक्तिगत होता है, यह प्रयोगात्मक होता है। ये प्रयोगात्मक नहीं होता है। तो जो सेकेंडरी डेटा होता है ना, उसकी एक प्रमुख सीमा या इसका डिमेरिट आप कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं, ये विश्वसनीय न भी हो सकता है, क्योंकि ये पहले से किसी और ने कलेक्ट किया है। तो अगर दोबारा शोधकर्ता रिसर्चर इसे यूज़ कर रहा है, तो पता तो नहीं है ना उसे कि ये एकदम रिलायबल है या नहीं, इस पर पूरे तरीके से यकीन कर भी सकते हैं कि नहीं। और जो प्राइमरी डेटा यानी प्राथमिक डेटा होता है, उसको डायरेक्ट शोधकर्ता खुद ही कलेक्ट करता है, तो वो जानता है कि उसने कलेक्ट किया है, तो वो एकदम रिलायबल है, उस पर यकीन किया जा सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो रिलायबल हो, उस पर भरोसा किया जा सके, फिर से उसको पूरा देखना होगा। तो उससे अच्छा कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे सेकेंडरी डेटा भी यूज़ होता है और बहुत सारी जगह प्राइमरी डेटा की नीड पड़ती है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनेयर विधि का उपयोग कब किया जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चननेयर एक मेथड है और इसका यूज तब किया जाता है जब कोई भी शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर रहा हो। तो प्राथमिक डेटा एकत्र करने में क्वेश्चननेयर विधि का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक डेटा संग्रह यानी कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन में इंटरव्यू मेथड का क्या उद्देश्य होता है? तो प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना। इंटरव्यू का मतलब फेस टू फेस, जैसे कि एक रिसर्चर है वो सबके पास बारी बारी जाके एक गांव में, एक शहर में सबसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, सबके बारे में पूछ रहा है, जैसे लोगों के बारे में उसे पूछना है कितनी इनकम है वहाँ की, जैसे मैंने एग्जांपल अभी आप लोगों को दिया था। तो वो सबसे बारी बारी पूछेगा, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेगा, बातचीत करेगा, उनसे पूछेगा। तो ये इंटरव्यू हो गया, फेस टू फेस एकदम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वो जानकारी प्राप्त करके नोट करता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, हर साल यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बीए के। अगला है, माध्यमिक डेटा की गुणवत्ता पर सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? तो स्रोत की विश्वसनीयता यानी कि जो प्राइमरी नहीं, माध्यमिक डेटा। तो माध्यमिक डेटा की गुणवत्ता पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है कि ये रिलायबल भी हो सकता है या नहीं। मतलब अगर इसको यूज़ कर लें और ये रिलायबल ही नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर तो सारा रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ये रिलायबल हो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, डेटा का वर्गीकरण करने का क्या अर्थ है? तो देखो, जब डेटा को कलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसको हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। तो डेटा का वर्गीकरण करने का मतलब होता है कि डेटा को समूहों में बांट देना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास जितनी भी नोटबुक होगी आप उसको इकट्ठा एक पास रखते होंगे, बुक्स को आप इकट्ठा एक पास रखते होंगे, पेन आपके पास जितना आप उसको एक अलग पाउच में, एक अलग बैग में रखते होंगे कि हमारा पेन है। तो आप अलग अलग ग्रुप बना के रखते हो ना, जो जिस जैसा है, पेन को एक साथ, नोटबुक को एक साथ, बुक्स को एक साथ। तो वैसे ही जब भी कोई रिसर्चर डेटा को कलेक्ट कर लेता है तो वो डेटा को वर्गीकरण करता है। जैसे एक अच्छा एग्जांपल आप मॉल का ले सकते हो। जब आप मॉल में जाते हो तो बॉयज़ के सारे कपड़े एक तरफ लगे होते हैं, जीन्स एक तरफ, शर्ट एक तरफ, टी शर्ट एक तरफ, शूज़ एक तरफ। गर्ल्स का सारा जो होता है वो सब एक तरफ होता है, गर्ल्स के कपड़े एक तरफ होते हैं, टॉयज़ एक तरफ होते हैं, खाने पीने की चीज़ें एक तरफ होती हैं, मेकअप की, कॉस्मेटिक की चीज़ें एक तरफ होती हैं। तो क्या है कि अगर जब आप मॉल में जाएं, जब कस्टमर आए मॉल के अंदर, तो उसे जो चीज़ चाहिए वो सीधे उसी एरिया में जाएगा। जैसे अगर बच्चों का टॉयज़ खरीदना है तो वो बच्चों के टॉयज़ के एरिया में जाएगा, खाने पीने की चीज़ें उसे लेनी है तो वो उस एरिया में जाएगा। उसे अगर बेबी बच्चों के, मतलब बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े लेने हैं, बच्चों के, गर्ल्स के या बॉयज़ के, वो उस एरिया में जाएंगे। तो इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है ना काम को करना। मतलब अगर सारी चीज़ें मॉल में मिक्स करके इधर उधर रख दी जाए तो जब कस्टमर आएगा तो वो तो लेना ही नहीं चाहेगा ना। उसे एक चीज़ जो चाहिए ज़रूरत की, उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिर वो क्या करेगा, उसको बहुत टाइम लगेगी, वो नहीं कर पाएगा, उसको जो चाहिए वो ले नहीं पाएगा। बट उसको जो चीज़ चाहिए वो उस एरिया में ईजी से जाता है, आसानी से जाता है, खरीद लेता है, परचेस कर लेता है। तो वैसे ही जब भी कोई रिसर्चर डेटा को कलेक्ट कर लेता है तो फिर एक जैसे डेटा को वो एक तरफ करता है। जैसे कि एक जैसा डेटा है तो उसको एक तरफ कलेक्ट करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा। उसके बाद एक तरह के डेटा जितने उसके पास दूसरे टाइप के डेटा हैं उनको एक तरफ करेगा। उसके अलावा जितने अलग से डेटा हैं जो एक जैसे हैं, सेम है, उनको एक तरफ करेगा। तो एक जैसे डेटा को क्लासिफिकेशन कर देगा, वर्गीकरण कर देगा। तो डेटा को समूहों में बांटना, यही होता है डेटा का वर्गीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डेटा को सरल और समझने योग्य बना देना। जब एक जैसे डेटा का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर करके एक तरफ कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो उसकी प्रस्तुति यानी उसको जब प्रेजेंटेशन करना होगा, उसका जब यूज़ करना होगा, रिजल्ट निकालना होगा, तो फिर ईजी हो जाएगा ना। एक जैसे डेटा को देखो, फिर एक जैसे डेटा को देखो, तो समझने में आसानी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला है, डेटा के वर्गीकरण के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? तो 4 इसके प्रमुख प्रकार होते हैं। देखो, एक होता है कालक्रमिक, आई होप आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर देखिए, डेटा क्लासिफिकेशन यानी डेटा वर्गीकरण के 4 प्रकार होते हैं। कालक्रमिक, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। स्थानिक, जिसको भौगोलिक भी आप कह सकते हैं, यानी कि लोकेशन, जियोग्राफिकल पर जो बेस्ड होता है। गुणात्मक, जो कि क्वालिटेटिव होता है। मात्रात्मक, जो क्वांटिटेटिव होता है।
तो देखो, जब भी डेटा को कलेक्ट कर लेता है रिसर्चर ना, तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बेस्ड होते हैं, यानी कि समय के आधार पर जो बेस्ड होते हैं, उनको एक तरफ करता है। जो जियोग्राफिकल बेस्ड होते हैं यानी स्थानिक या भौगोलिक, उनको एक तरफ करता है। जो क्वालिटेटिव होते हैं उनको एक तरफ, जो क्वांटिटेटिव होते हैं उनको एक तरफ कर देता है। तो यही होता है डेटा का वर्गीकरण का प्रकार। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, देखिए, जब डेटा समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब डेटा को समय यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे कालक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्गीकरण कर दिया समय के स्थान पर, समय के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, जब डेटा को स्थान या भौगोलिक आधार पर बांटा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे स्थानिक या फिर भौगोलिक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो गुणात्मक वर्गीकरण जो है गुण या विशेषता के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, डेटा की प्रस्तुति का उद्देश्य क्या है? तो डेटा को जब क्लासिफिकेशन कर लिया जाता है यानी वर्गीकरण कर लिया जाता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन का होता है। तो इसका मतलब होता है डेटा को समझने योग्य और आकर्षक रूप देना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रस्तुति के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? तो 3 रूप हैं, मौखिक, सारणीबद्ध और चित्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है, ग्राफिकल प्रस्तुति का मुख्य लाभ क्या है? यानी ग्राफ पे जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है उसका लाभ यानी फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि ये डेटा को आकर्षक और समझने में आसानी बना देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार डायग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बार डायग्राम का यूज मात्रात्मक डेटा की तुलना में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिपोर्ट लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है अनुसंधान के निष्कर्ष को प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपोर्ट लेखन का अंतिम चरण क्या है? तो रिपोर्ट लेखन का जो अंतिम यानी लास्ट स्टेज, लास्ट चरण होगा वह है निष्कर्ष और सुझाव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, एक अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषता है? एक अच्छा रिपोर्ट तभी हो सकता है जब वो संक्षिप्त यानी छोटा हो, स्पष्ट यानी समझने में आसानी हो, सटीक भाषा यानी अच्छी आसान भाषा में लिखा गया हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो रिपोर्ट 2 टाइप का है, मौखिक और लिखित। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में लगभग मैंने आपको 100 से भी ऊपर MCQs बताए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टोटल 8 यूनिट्स का निचोड़ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप मात्र एक वीडियो ये देखकर एग्जाम में चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में 100% MCQ इसी वीडियो से आने वाले हैं, बिकॉज जो कुछ इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस अपलोड हैं, तो आप देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।